इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का कन्वेंशन और मुसलमानों की हमायत और मुखालफत में मुजाहरे। बांग्लादेश में रोहिंग्या बहरान को माहौलियाती बहरान में तब्दील होने से रोकने की कोशिशें। और पाकिस्तान में शादियों से मुंसलिक फलते फूलते कारोबार में नए रुझानात। इन रिपोर्ट्स के साथ साथ अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे दुनिया भर से आने वाली कुछ ऐसी खबरों और रूमा होने वाले कुछ ऐसे वाक़यात की जिनका जानना और समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। सबसे पहले अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो अफवाज की कमान की तब्दीली, जहां अफवाज की कमान जनरल जॉन निकलसन से जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर के हवाले कर दी गई है। जनरल मिलर इस तवील तरीन अमरीकी जंग के 17वें अमरीकी कमांडर हैं और अफगानिस्तान में आने वाले अव्वलीन फौजी अफसरों में से हैं। वो 2001 से 2013 तक अफगानिस्तान में रहे, ताहम अब उनके कंधों पर तालिबान से जंग के अलावा उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की जिम्मेदारी भी है। कमान की तब्दीली के मौके पर जनरल मिलर का कहना था कि फ़ौजी किरदार सियासी पेशरफ्त के लिए मौक़े पैदा करने की गर्ज से अहम है। हम जानते हैं कि फ़ौजी पहलू शराइत पर मबनी इस हिकमत अमली का महज एक हिस्सा है। ये सियासी पेशरफ्त के लिए मौक़े पैदा करने की गर्ज से अहम है। और अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ नाकाफ़ी कार्रवाई पर पाकिस्तान की $30 करोड़ की इमदाद की मनसूखी के बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जिस रकम की अदायगी मनसूख की गई है वो पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर किए गए खर्च का मुआवजा था। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ये रकम कोalition सपोर्ट फ़ंड का हिस्सा थी और इनकी हुकूमत के इक़्तिदार संभालने से पहले ही इसकी मुअत्तली का ऐलान किया जा चुका था। जो $300 बिलियन है, ये एड न थी न है, न ये असिस्टेंस थी न ये एड थी। दर हकीकत ये हमारा कोलिशन सपोर्ट फंड के मद में ये चीज़ आती थी। शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा कि वो इस अमरीकी फ़ैसले और दूसरे मामलात पर अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो से उनके पाकिस्तान के दौरे के दौरान बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के डायरेक्टर नजम रफ़ीक के मुताबिक माइक पोम्पियो के दौरे पाकिस्तान से चंद रोज़ पहले इस ऐलान से दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद एतमाद के फुकदान के बढ़ने का खदशा है। मिस्टर पोम्पियो के आने से पहले अमेरिका ये पाकिस्तान को एक वाज़ेह मैसेज दे रहा है, पैगाम दे रहा है। पाकिस्तान के इस खित्ते में अपने भी खदशात हैं, स्पेशली हिंदुस्तान के हवाले से और हिंदुस्तान की अफ़गानिस्तान में प्रेजेंस के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि जब तक अमेरिका पाकिस्तान के इस बयानिए को नहीं समझता, उसको खातिर खा कंसर्न्स नहीं देता, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। एक जानिब जनूबी एशिया के लिए अमरीकी हिकमत अमली को काफ़ी सपोर्ट ना देने पर पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद की मुअत्तली की गई है, तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज की कमान छोड़ने वाले जनरल जॉन निकलसन का कहना है कि तालिबान के मुज़ाकरात के लिए राज़ी ना होने पर बैरूनी हाथ मुलव्वस है। और इसी बारे में बात करेंगे तहकीकी इदारे पॉलिटेक्स से मुंसलिक तज्ज़ियाकार आरिफ अंसार से। आरिफ, वेलकम टू व्यू 360। अमरीकी और अफगान एहलकार एक अरसे से पाकिस्तान पर अफगान तालिबान को पनाह देने के इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। पाकिस्तान इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करता रहा है। क्या पाकिस्तान और अमेरिका अफगानिस्तान के मामले पर एक दूसरे के बयानियों को समझ नहीं पा रहे हैं या समझना ही नहीं चाहते? नहीं, इसमें काफ़ी तसलसल है। मैं कहूँगा अगर हम इसको ओवर टाइम देखें तो ये कोई नई डिमांड नहीं है। माजी में इनकी जो एम्फेसिस है वो चेंज होती रही। अगर आपको याद हो, माजी में एक वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन की डिमांड थी, वो हो चुका हुआ है। और अब करंट कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल बहुत, अगर हम एक ट्रेजेक्टरी में देखें तो अमेरिका भी बहुत आगे आ गया है और अब पीस टॉक्स की हमायत कर रहा है और पीस टॉक्स हो भी रही हैं। अमेरिका की अपनी डायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं तालिबान के साथ। उसमें चैलेंज जो है वो ज़्यादा ये है कि अफगान यूनिटी गवर्नमेंट कहाँ पे फिट होती है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की पोजीशन देखे जाए, जो वो माजी में कहते रहे अमेरिका को कि इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है अफगान कॉन्फ्लिक्ट का, इसका पीसफुली डायलॉग एंड में करना पड़ेगा। और तो वहाँ पे तो अब देखा जाए तो दोनों अमेरिका और पाकिस्तान एक जगह पहुँच गए हैं। अब इसमें ज़्यादा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो ज़्यादा तो यही है कि तालिबान को टेबल पे लाया जाए और किसकी कंडीशंस जो हैं वो मीट होंगी।
और अगर इस करंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जिस तरह आपने अभी एक रिपोर्ट भी सुनवाई इस्लामाबाद से कि इंडिया से बारे में जो रिलेटेड कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के, वो मीडिया में भी आ रहे हैं काफ़ी और पेश भी किए जा रहे हैं कि जो करंट डिमांड्स पाकिस्तान से की जा रही हैं वो शायद पाकिस्तान की जो माजी में भी पोजीशन रही है और अभी भी है कि अगर इंडिया को डोमिनेंट रोल वहाँ दिया जाएगा तो वो शायद पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। लेकिन हमें उस नज़रिए अगर उस एंगल से हम देखें ओवर टाइम तो दोनों जो अमेरिका और पाकिस्तान है वो उनकी पोजीशन में, और ख़ास तौर पे जो नई गवर्नमेंट अब पाकिस्तान में आई है PTI की, इमरान खान की, उनकी भी माजी में यही। तो क्या ये जो नई हुकूमत आई है पाकिस्तान में, इसमें भी जो इमदाद की मुअत्तली और फिर से इमदाद जारी कर देना, जैसा कि पेंटागन ने कहा है कि इमदाद की बहाली हो सकती है अगर बातें मान ली जाएं, तो क्या ये एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर यूज़ किया जाएगा इमदाद की बहाली और मुअत्तली? हाँ, मतलब इसको इस तरीके से नहीं देखा जा रहा कि बिल्कुल ही वो अगर जो अमेरिका की डिमांड्स हैं और वो पाकिस्तान की तरफ से प्रोग्रेस देखी जाती है उस तरफ, तो वो एक इंसेंटिव भी रखा जा रहा है कि उसमें चेंज आ सकती है। तो क्या इस वक्त पलड़ा किसका भारी है? अमेरिका को पाकिस्तान की जितनी ज़रूरत है, क्या पाकिस्तान को अमेरिका की उसकी ज़्यादा ज़रूरत है? दोनों में से मकसद क्या है कि दोनों, अमेरिका का मकसद क्या ये है कि ट्रम्प कार्ड अब भी उसके पास है, उसका पलड़ा भारी है, पत्ते उसके हाथ में हैं सारे? ज़ाहिरी बात है डिप्लोमेसी और इस लेवल पे जब नेगोशिएशंस होती हैं दोनों पार्टीज़ का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपर हैंड रखें। किस हद तक वो कर सकते हैं वो तो अलग मामला है, लेकिन ये है कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन तेज़ी से डिटेरियोरेट हुई है रिसेंटली। जिस तरह हमने देखा कि गज़नी में वाक़यात जो हुए, दूसरी जगह जो अफ़गानिस्तान में वाक़यात वो काबुल में खुद हुए। मेरा ख्याल है इस वक्त प्रेशर जो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है कि जो वो अपकमिंग इलेक्शंस हैं, ख़ास तौर पे जो मेरा ख्याल है कि अप्रैल नेक्स्ट ईयर 2019 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, अगर किसी न किसी लेवल पे कॉमन अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए तो वो मेरा ख्याल है कि रिस्क होगा कि उसको एक अच्छे तरीके से आगे ले जाया जाए। तो अंडरस्टैंडिंग की भी बात आप कर रहे हैं अफगानिस्तान को लेकर, लेकिन फिर पाकिस्तान और अमेरिका के जो दूरियां बढ़ी हैं, रूस का किरदार इसमें अहम हुआ है, रशिया की तरफ पाकिस्तान का झुकाव बढ़ा है, और दूसरी तरफ अमेरिका ने भी कहा है कि रशिया अफगानिस्तान में अमरीकी कामयाबियों को सबोताश कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान का झुकाव अगर रशिया की तरफ बढ़ेगा तो पाक अमरीका ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा? मेरे ख्याल इसमें समझने वाली बात है कि इसमें एक फार्मूला है क्या, आइडियल फार्मूला क्या होगा जिसके तहत पाकिस्तान भी खुश हो, अमेरिका भी खुश हो। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पोजीशन ये नहीं है कि वो ख़राब करना चाहता है मामलात को, या रूस को शामिल करके या किसी और प्लेयर को शामिल करके रुकावटें, या रशिया तो खैर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, पाकिस्तान को तो शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि इसका ये डायमेंशन है कि रूस और अमेरिका के जो ताल्लुकात चल रहे हैं यूरोप के सिलसिले में, और जो भी उनके आपस में एक दूसरे के साथ जो मामलात हैं, इंटरफेरेंस अमेरिकन इलेक्शन में रशिया की एटसेट्रा, वो तो अपना डायमेंशन एक है। लेकिन इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि जो है प्रोग्रेस हुई है, कन्वर्जेंस भी है। जहाँ तक दाइश का ताल्लुक है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो अफगानिस्तान में आ गए, और उसमें दूसरे प्लेयर रशिया भी बहुत ऑन बोर्ड है और अमेरिका के साथ भी ऑन बोर्ड होगा। लेकिन इसमें यही बात है कि जो फ्यूचर में आगे जाने के लिए जो स्टिकिंग पॉइंट बन सकते हैं वो यही हैं कि जो पाकिस्तान के इंडिया से रिलेटेड कंसर्न है, और उसमें ज़रूरी है कि इंडिया पाकिस्तान का डायलॉग शुरू हो और उसमें जितनी भी प्रोग्रेस हो सके। बिल्कुल, और इन तमाम हालात में 5 सितंबर को माइक पॉम्पियो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान जा रहे हैं भारत से पहले। तो देखना ये होगा कि इस दौरे के बाद और फिर भारत जाने के बाद क्या सूरत हाल सामने आती है खित्ते में। आरिफ अंसार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इनसाइट। थैंक यू। और जलालाबाद का कौंसल खाना दोबारा खोलने के मुतालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान आज टेलीफोन पर बात हुई है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि कौंसल खाने की सिक्योरिटी को 28 अगस्त से पहले की हालत पर बहाल किया जाए तो कौंसल खाना खोला जा सकता है। खबर की तफसील और मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहाँ आपके लिए मालूमाती मज़ामीन और दिलचस्प वीडियोज़ भी मौजूद हैं, और आप ये शो और इसमें शामिल रिपोर्ट्स भी दोबारा देख सकते हैं। आज अमरीकी रियासत टेक्सास में इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का 55वां सालाना कन्वेंशन इख्तिताम पजीर हो रहा है, और इतवार के रोज़ इस कन्वेंशन के मौका पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ और उनके हक़ में भी मुजाहरे हुए। मज़ीद जानते हैं ह्यूस्टन से नदीम याकूब से। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के ज़ेरे एहतमाम सालाना कन्वेंशन के दूसरे रोज़ सफ़ेद फाम नस्ल परस्तों और दाएं बाजू के नज़रियात के हामी एक ग्रुप ने सुबह ही से इस्लाम मुखालिफ नारे लगाने शुरू कर दिए। इस ग्रुप में शामिल एक सरगर्म कारकुन का कहना था कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ताहम वो गैर कानूनी तारकीन वतन और उनकी जानिब से किए जाने वाले जराइम के खिलाफ हैं।
हम यहाँ अपने और सदर ट्रंप के नजरियात के तहफ्फुज़ के लिए आए हैं। हम नस्ल परस्त नहीं हैं। हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ आए हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं और हमारे लोगों को कत्ल करते हैं। मुजाहिरीन में कुछ अफराद असलहे से लेस थे। उनसे कुछ ही फासले पर उनके मुखालिफ एंटीफा या एंटी फाशिस्ट नामी तहरीक से ताल्लुक रखने वाले मुजाहिरीन का एक ग्रुप सफ़ेद फाम नस्ल परस्तों और सदर ट्रंप के खिलाफ नारे लगा रहा था। उनमें शामिल ज़ियाफ़ाम ब्लैक पैंथर नामी ग्रुप के कुछ नकाबपोश अराकीन भी ऑटोमेटिक असलहे से लेस थे। हम मुसलमान कम्युनिटी को इन नस्ल परस्तों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने आए हैं। जब भी इन्हें मौका मिलता है ये इंतहा पसंद और नाज़ी नज़रियात के हामी एहतजाज करने आ जाते हैं और मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के लोगों के लिए ख़तरा बनते हैं। हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि हम कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और नस्ल परस्तों की मुखालफत करें। दाएं बाजू और क़दामत पसंद नज़रियात के हामी एहतजाज करने वालों में शामिल ऑटोमेटिक राइफल उठाए एक शख्स का कहना था कि वो मुसलमान मुखालिफ नहीं। मुझे इस्लामी नज़रियात से इख्तिलाफ है, लेकिन पुरअमन मुसलमानों से मुझे कोई मसला नहीं। मुजाहिरीन के शोर शराबे के दरमियान एक मसीही मजहबी रहनुमा अपने मजहबी नज़रियात का प्रचार करने में मगन था। करीब ही खड़ा एक मुसलमान शख्स कह रहा था कि मुजाहिरीन एक दूसरे के साथ डायलॉग में दिलचस्पी नहीं रखते और हालात ख़राब करना चाहते हैं। मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि एंटी फाशिस्ट और सोशलिस्ट आपकी हिमायत करते हैं। ताहम मैंने देखा है कि दोनों अतराफ से ऐसे ऐसे जुमले कसे जा रहे हैं जिनका मकसद झगड़ा करना और कशीदगी को हवा देना है। हम उनके पास गए ताकि देख सकें कि कोई बात करना चाहता है या नहीं, मगर कोई भी डायलॉग करना नहीं चाहता। कन्वेंशन सेंटर के बाहर जब पुलिस एहलकार मुख्तलिफ नजरियात के हामी अफराद को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, तो कन्वेंशन सेंटर के अंदर स्कॉलर्स अमेरिका में मुसलमान कम्युनिटी को दरपेश चैलेंजेस की बात करते हुए यकजहती और भाईचारे का दरस दे रहे थे। नदीम याकूब के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। और हालिया कुछ अरसे में अमेरिका में दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके बारे में अमेरिकी मीडिया का कहना है कि वो ट्रंप के लिए मुश्किलात का बाइस बन सकती हैं। उन्हें समझने और उनमें मुलव्वस किरदारों को समझने के लिए इस पस मंज़र को जहन में रखना भी ज़रूरी है कि जिसमें स्पेशल काउंसल रॉबर्ट मुलर तहकीकात कर रहे हैं और जिसका मकसद ये तय करना है कि गुज़श्ता सदारती इंतखाबात में ट्रंप की इंतखाबी मुहिम ने रूस के साथ साजबाज की थी या नहीं। मज़ीद समझा रहे हैं नदीम याकूब। सदर ट्रंप के दो अहम साथी अमरीकी इंसाफ के शिकंजे में आ गिरे हैं जिसका असर व्हाइट हाउस तक जा सकता है। ये कौन लोग हैं? माइकल कोहन डोनाल्ड ट्रंप के उनके सदर बनने से पहले से उनके ज़ाती वकील रहे हैं। उन्होंने सन 2016 में कानून की खिलाफ वर्जी करने और टैक्स फ्रॉड करने का इकबाल जुर्म करते हुए अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है और वो सदर के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। कोहन ने इंतखाबी मुहिम के दौरान दो ऐसी खवातीन को खामोश रहने के लिए रकूम भी अदा की थी जिनके उस वक्त के उम्मीदवार ट्रंप के साथ ताल्लुकात रहे थे। वो कहते हैं कि उन्होंने ये रकम सदर के कहने पर अदा की थी जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। दूसरा केस पॉल मैनाफर्ट का है। पॉल सदर ट्रंप के इंतखाबी मुहिम के मैनेजर थे। उन्हें रियासत वर्जीनिया की एक अदालत ने एक मुकदमे में टैक्स और बैंक फ्रॉड के मुकदमे में मुजरिम करार दिया है। अगर माइकल कोहन कोई ऐसा सबूत फ्राहम करते हैं जिससे साबित हो कि सदर ट्रंप को रूसी मुदाखलत का पहले से इल्म था, ये सदर के लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। इन दोनों केसेस का ताल्लुक इंतखाबात में रूसी मुदाखलत से तो नहीं, लेकिन आगे चल के ये केसेस महकमा इंसाफ के स्पेशल काउंसल रॉबर्ट मुलर की तहकीकात से जुड़ सकते हैं। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी।
व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार में हर रोज़ 700 टन दरख्तों को काटा जाता है ताकि वहां आने वाले रोहिंग्या मुहाजिरीन के इस्तेमाल के लिए ईंधन के तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। अब कई NGOs और मुहाजिरीन को गैस चूल्हे और ट्रेनिंग फ्राहम करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं ताकि लोगों को दरख्तों के कटने से होने वाले माहौलियाती नुकसान से आगाह किया जा सके। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप्स के गिर्द दरख्त तेजी से गायब हो रहे हैं ताकि खाना पकाने के लिए ईंधन की बढ़ती हुई जरूरत को पूरा किया जा सके। फातिमा कलाम जैसे बच्चों के लिए इन लकड़ियों को इकट्ठा करना और उनका इस्तेमाल खानदान के अफराद को मुतासिर कर रहा है। हमारे पास खुराक खत्म हो गई है। हमारी झोंपड़ी में बहुत गर्मी है, खास तौर पर जब हम इसके अंदर खाना पकाते हैं। मुझे लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए जंगलों में जाना पड़ता है, जिसको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। रास्ते में तेज धार अशिया से मेरे पाँव भी जख्मी हो जाते हैं। बहुत दर्द होता है। पहाड़ों पर बनी आबादियों के लिए जंगलात की कमी और खुदी हुई जड़ें मिट्टी के तोदे गिरने का खतरा बढ़ा देती हैं। कुछ इमदादी इदारे मिलकर कम से कम 2 लाख घरों को इस मसले का एक माहौल दोस्त हल मुहैया करने का इरादा रखते हैं। महाजरीन मिट्टी से बने चूल्हों पर खाना पकाते हैं जिनसे बहुत धुआं पैदा होता है। ये भी सेहत पर नुकसान का बायस बनता है। लिहाजा LPG साफ सुथरा ईंधन है जो चूल्हों का मसला हल कर देगा। इन चूल्हों का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक फायदा ये भी है कि अब उनके लिए ज्यादा खुराक दस्तयाब होगी। नातवान मंडोल का कहना है कि माजी में खाना पकाने के लिए लकड़ियों की कमी की वजह से उसे कई बार अपना कुछ खाना बेचना पड़ा। यहाँ ऐसे लोग हैं जो खाने का सामान और जरूरत की अशिया अतिया करते हैं। अगर मेरे पास इजाफी डोनेशंस हो तो मैं खाना मार्केट में बेचकर कुछ पैसे कमा सकती और इससे लकड़ियाँ खरीद सकती हूँ। कई मरतबा मुझे लकड़ियाँ अपने हमसायों से उधार लेनी पड़ती हैं, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इमदादी ग्रुपों को उम्मीद है कि कैंप में LPG की तकसीम बढ़ने के साथ माहौलियात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। स्टीव सैनफोर्ड के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। पाकिस्तान में शादी से मुंसलिक कारोबार अरबों रुपए मौलियत की सनद बन चुके हैं और वक्त के साथ आइडियाज़ में जिद्दत आई है और पढ़े लिखे लोगों की शमूलियत से इस इंडस्ट्री को एक नया नाम और नया अंदाज मिल रहा है। इस सनद के नए रुझानात पर लाहौर से समर खान की ये रिपोर्ट। पहले जो शादी होती थी वो रिलेटिव्स के साथ मिलना मिलाना और रिलेटिव्स के साथ हल्ला गुल्ला करना, शादी एक ये मीनिंग होती थी उसके। तो अब शादी के मीनिंग भी कुछ चेंज हो गए हैं ना। अब शो ऑफ है कि हमने क्या ब्रांड पहना हुआ है, किस ब्रांड से हमने मेकअप कराया है, किस ब्रांड से हमने सेटिंग करवाई है। शादी की तकरीबात के रंग, लोगों की तरजीहात सब ज़माने के साथ वाकई ही बदल गए हैं। तभी तो अच्छे फोटोग्राफर्स का इंतखाब शादी के कामों में सरे फहरिस्त आ गया है। आज से 6 साल पहले वेडिंग वीडियोग्राफी नहीं होती थी, मूवी वाले कहते होते थे इसको। लेकिन पिछले 7-8 साल से NCA के BFT ग्रेजुएट, बैचलर्स इन फिल्म एंड TV, BNU के डिपार्टमेंट से लोग, मतलब पढ़े लिखे लोग इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं। उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई है। इसका एक मतलब ये भी है कि पहले 8 से 10 हज़ार में बनने वाली शादी की तस्वीर की एल्बम अब लाखों रुपए में तैयार होने लगी है। गुज़िश्ता 2 सालों से पाकिस्तान वेडिंग कंपनी के नौजवान इंटरप्रेन्योर्स लाहौर में वेडिंग शो सजाते हैं। हमारे मुल्क में हर महीने ऑलमोस्ट 30,000 प्लस शादियाँ हो रही होती हैं। सो अब आहिस्ता आहिस्ता इस इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है ये आगे, और हमारा इवेंट भी इसी के लिए हमने बनाया है ताकि हम इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकें। मेरे घर में शादी है मेरी सिस्टर की, तो अब हमें 8 to 9 मंथ्स हो गए। हम अब अभी से प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि किस तरह के ड्रेसेस होने चाहिए, ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए। अब ये है कि आप चाहते हैं कि आपका जो एंट्रेंस है वो भी ज़बरदस्त हो, हर चीज़, तो उसके लिहाज से आई थिंक प्राइस ठीक है। बड़े नामों के अलावा मार्केट में मौजूद नए और ऑनलाइन ड्रेस डिज़ाइनर्स लोगों को अपनी जेब और ज़रूरत के मुताबिक इंतखाब की इजाज़त देने का दावा करते हैं, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। हमारी वेबसाइट है जहाँ से लोग बाहर से अगर इंटरनेशनली लोग देखना चाहें तो वहाँ से भी ऑर्डर करते हैं। हम 200,000 में भी कर रहे हैं, हम 600,000 में भी कर रहे हैं। तो वो जो जिस हिसाब से आपका बजट है, उस हिसाब बजट है और कितना आप स्पेंड करना चाह रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको कैटर करते हैं।
रेट्स पर समझौता करने वालों के लिए शादी को मजीद रंगीन बनाने के बेशुमार अंदाज और भी हैं। दुल्हन के मेकअप से लेकर शादी हॉल्स की सजावट और केटरिंग तक सब बढ़िया चाहते हैं। यही वजह है कि शादी ब्याह की सनत फैलती जा रही है। शाम में 7 साल से जारी जंग की लाखों वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, लेकिन क्या ये तस्वीर देखकर उन बच्चों का दर्द कोई समझ सकता है जिनसे जंग ने उनका बचपन छीन लिया? आर्टिस्ट फिल हैंसन की नज़र में ये मुमकिन नहीं। हर इंसान का बचपन एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ हो सकता है, इसको फिल हैंसन ने एक 24 फुट लंबे और 12.5 फुट चौड़े कैनवस पर कैसे पेश किया, आइए देखते हैं। The name of this project is When I Was 7. इस प्रोजेक्ट का नाम है When I Was 7, यानी जब मैं 7 साल का था। इसका आगाज तब हुआ जब मेरा सामना बाना से हुआ। इसकी कहानी और अलेप्पो में शाम की जंग की दास्तान सुनकर जब मैंने खुद को इसकी जगह रख कर देखना चाहा, तो मैं किसी भी तरह से इसमें कामयाब ना हो सका। Any way, shape or form. Stand with Aleppo. I wanted to try to find a way to understand. मैं न सिर्फ जंग को समझने का रास्ता ढूंढना चाहता था, बल्कि ये भी जानना चाहता था कि 7 साल की उम्र में आपकी जिंदगी दूसरों से कितनी मुख्तलिफ हो सकती है, जिसका इन्हिसार इस बात पर है कि आपका ताल्लुक दुनिया के किस हिस्से से है। लिहाजा मैंने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि जब वो 7 साल के थे तो उनकी जिंदगी कैसी थी। फिर उन तमाम कहानियों को मैंने अपने हाथ से लिखकर ये तस्वीर बनाई है। मैं इस तस्वीर पर पूरा साल काम करता रहा। जैसे जैसे मैं लोगों की कहानियां सुनता रहा, ये तस्वीर बनती रही। I've actually never met Bana, never spoken to her. मैं बाना से कभी मिला तो नहीं, लेकिन इस प्रोजेक्ट का मकसद ये दिखाना है कि इतने फासले के बावजूद आप किसी की जिंदगी को कैसे समझ सकते हैं। Creating that experience of having the distance. Message of this artwork is that इस आर्टवर्क के जरिए मेरा ये पैगाम है कि हम सिर्फ खुद पर ध्यान ना दें, बल्कि अपनी जात से बाहर निकलकर दूसरे लोगों के नजरिए से जिंदगी को देखें कि इनका तजुर्बा क्या है। For anyone in Syria who... शाम में अगर कोई भी इस प्रोजेक्ट को देख रहा है, तो मैं एक अमेरिकी आर्टिस्ट होने की हैसियत से वाज़े करना चाहता हूँ कि मैं इनकी मुश्किलात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वो जान जाएं कि हम देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें किन मुश्किलात का सामना है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह इनके मसाइल के हल का कोई रास्ता भी निकलेगा। ये था आज का व्यू 360 शो में शामिल रिपोर्ट्स पर तबसरे और फीडबैक के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर या हमारे फेसबुक पेज facebook.com/voa पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com। साकिबुल इस्लाम को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग।